एक तरफ तो हिंदुस्तान का मीडिया कह रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा हमारे पास में नहीं है और दूसरी तरफ कह रहा है कि डेटा आ रहा है। किसान की दुरावस्था जो है उसकी जिम्मेदारी 70 साल तक जो सरकारें थी उन्होंने जो निर्णय नहीं किए वो कारण है। भारत जो है आने वाले समय में दुनिया के एग्रीकल्चर का एक बड़ा हब बनेगा। 2006 से लेकर के 2014 तक जो सरकार थी उस एग्रीकल्चर पॉलिसी के ऊपर तकिया लगा करके सो रही थी और पहली बार ये लगता है कि देश का किसान के हित में सोचने वाली सरकार बनी है, तो वो मोदी सरकार बनी। हाल ही में पेश हुए अंतरिम बजट में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसानों और नौकरी पेशा लोगों के साथ काफी लोक लुभावने वादे किए, जिसके कारण समर्थकों में भारी उत्साह है। वहीं पश्चिम बंगाल पुलिस और सीबीआई के बीच जो लड़ाई जारी है उसके कारण सरकार की काफी आलोचनाएं भी हो रही हैं। इन सब ताजा मुद्दों पर आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी। बहुत बहुत स्वागत करते हैं सर हम आपका। और जो पहला सवाल हम आपसे पूछना चाहते हैं वो किसानों से संबंधित है। बजट 2019 में आप लोगों ने घोषणा की किसानों को 6,000 रुपए वार्षिक देने की। जो किसानों की समस्या है, जो कृषि संकट इस देश ने देखा है और पिछले एक साल में 5-6 बड़े राष्ट्रव्यापी आंदोलन हुए, क्या 6,000 रुपए की घोषणा उन समस्याओं का हल है? देखिए, यदि आप केवल इसी प्रश्न को करते हैं कि क्या केवल यही उसका हल है, तो मैं कहूँगा नहीं है। लेकिन सरकार ने जो पिछले 6-5 साल के कालखंड में काम किया है, भारत की कृषि की स्थिति और किसान की स्थिति को सुधारने के लिए जिन दूरलक्षी परिणामों के साथ में काम किया है, दूरलक्षी योजनाओं के साथ में काम किया है, उन योजनाओं के माध्यम से किसी भी किसान किसी भी क्षेत्र को एड्रेस करने के लिए सबसे पहले उसके आधारभूत संरचना को ठीक करने की आवश्यकता है। लेकिन दुनिया भर में सबसे अधिक अब्यूज्ड अगर कोई लैंड रिसोर्स किसी देश का था तो वो भारत का था, और भारत में कभी किसी ने इस दृष्टिकोण से चिंता नहीं की थी। देश में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने पहली बार इसकी चिंता की। अन्य प्रधानमंत्री जी ने द इनाम प्लेटफॉर्म के माध्यम से एकीकृत राष्ट्रीय बाजार बनाना, मॉडल एपीएलएमसी एक्ट बना करके स्टेट्स को देना, उनके मार्गदर्शन में ये सारी गतिविधियां हुई। 22,000 ग्रामीण आटों के उन्नयन के लिए काम कर रहे हैं। और उसके बाद में जो बची हुई चीज थी वो थी किसान को राइट प्राइस मिले। तो एमएसपी को 1.5 गुना करने को इंश्योर किया कि सारी 22 क्रॉप्स जिन पे जो है एमएसपी दी जाती है उन सब में जो है 1.5 गुना प्राइस किसान को मिले, इसको सुनिश्चित करेंगे। इन सब के बाद में भी किसान को तात्कालिक राहत प्रदान करने के लिए, और विशेष रूप से ऐसा किसान जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर है, उसके लिए ये 6,000 रुपए के उसको एक इनकम, एडिशनल इनकम का सोर्स उसको दिया है ताकि उसका एक हैंड होल्डिंग हो सके। और मैं आज विश्वास के साथ में कह सकता हूँ, एक किसान होने के नाते और कृषकों का प्रतिनिधि होने के नाते, कि निश्चित रूप से देश के किसान को ये जो योजनाएं बनी है इनसे उनकी आमदनी को दुगना करने में हम लोग सक्षम होंगे, समर्थ होंगे। सर, अगर जिन कृषि तकनीकों के सुधार की बात आपने की और आप कह रहे हैं कि सक्षम होंगे, अगर ये सारी चीजें हैं तो देश में पिछले एक साल में 5-6 राष्ट्रव्यापी आंदोलन क्यों हुए? किसान आंदोलन करने पर मजबूर क्यों हो गए? सर, किसान की दुरावस्था जो है उसकी जिम्मेदारी 70 साल तक जो सरकारें थी उन्होंने जो निर्णय नहीं किए वो कारण थी। आप जानते हैं कि 19 जो है हमारा देश फूड डेफिसिट कंट्री हुआ करता था। 60 के दशक में जब ग्रीन रिवॉल्यूशन लिया था उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री ने देश के लोगों से इस बात का आह्वान किया था कि सप्ताह में 1 दिन उपवास करना चाहिए ताकि देश के गरीब लोगों को, भूखे लोगों को एक समय की रोटी मिल सके। वो देश प्रगति करके किसान की मेहनत के बदौलत, वैज्ञानिकों के अन्वेषण की बदौलत आज दुनिया के एग्रीकल्चर पावर हाउस बना है। लेकिन जब ट्रांसफॉर्मेशन फूड डेफिसिट से फूड सफिशिएंट और फूड सफिशिएंट से फूड सरप्लस का हुआ, उस ट्रांसफॉर्मेशन के समय में जो नीतिगत परिवर्तन करना चाहिए था, अप्रोच जो प्रोडक्शन सेंट्रिक थी उसको बदल करके इनकम सेंट्रिक करना चाहिए था, वो उस समय की सरकारों ने निर्णय नहीं किया और उसका परिणाम है कि आज देश का किसान दबाव में है। और मैं ये मानता हूं कि जिस रास्ते पर हम बढ़े हैं, भारत जो है आने वाले समय में दुनिया के एग्रीकल्चर और फूड प्रोडक्शन का एक बड़ा हब बनेगा। सर, कृषि संबंधी योजनाएं जो भी लागू हुई उनसे जो भी सुधार हो रहे हैं, यदि अल्टीमेटली वो किसानों तक पहुंच ही नहीं रहे हैं तो शायद वो योजनाएं फेल हैं। 2014 के आपके कैंपेनिंग में मैनिफेस्टो में इस बात का जिक्र था कि स्वामीनाथन कमीशन की सिफारिशें लागू की जाएंगी। बार बार ये वादा किया गया कि किसानों की आय को दोगुना किया जाएगा। आप कह रहे हैं कि हम सक्षम भी हैं किसानों की आय को दोगुने करने में इन योजनाओं के साथ। अगर ऐसा कुछ है तो किसान अपनी फसलों को बेचकर जो उन्हें इनकम मिल रहा था वो मनी ऑर्डर क्यों पीएमओ को भेज रहे हैं? क्यों देवेंद्र फडणवीस सरकार को किसानों ने भेजा? किसानों की इस हालत का जिम्मेदार कौन है? दूसरा सर,
अब जब चुनाव नजदीक आ गए हैं और ये अंतरिम बजट पेश किया गया है तो ये 6,000 रुपए की घोषणा, ये चुनावी स्टंट ज्यादा दिखता है सर? मुझे लगता है ये आप इसलिए लगता है आपको क्योंकि आप उसी दृष्टिकोण से देखते हैं। जैसा मैंने कहा कि 5 साल तक देश की सरकार ने जो किसान के लिए किया है उस सबको एक साथ इकट्ठा करके देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। 2009 से 14 तक यूपीए की सरकार का कुल बजट एलोकेशन एग्रीकल्चर के लिए 1,21,000 करोड़ था जी। और देश की सरकार ने पिछले साल में 78% ग्रोथ किए, 2,11,000 करोड़ रुपए का बजट एलोकेशन किया है। कृषि जो है इस देश के संविधान के अनुरूप राज्य का विषय है। सर ठीक बात है, राज्य का विषय होने के कारण से इम्प्लीमेंटेशन का ओनस राज्य सरकारों पर है जी। राज्य सरकारों के सहयोग से ही हम इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं, सीधा इम्प्लीमेंटेशन का अधिकार देश की सरकार के पास में नहीं है। तो स्वामीनाथन कमीशन जिन लोगों ने, मैं आप ही की बात पे आ रहा हूँ, जिन प्रदेशों ने ठीक से इम्प्लीमेंटेशन किया है उन प्रदेशों ने एग्रीकल्चर के क्षेत्र में बहुत अच्छा परिणाम प्राप्त किया है। 27% की ग्रोथ मध्य प्रदेश ने लगातार 5 साल तक रजिस्टर की है। जहां तक स्वामीनाथन साहब का प्रश्न है, मुझे लगता है स्वामीनाथन साहब का नाम ऐसा है कि एग्रीकल्चर के बारे में बात हो तो स्वामीनाथन साहब का निश्चित रूप से जिक्र आएगा जी। स्वामीनाथन साहब ने 2005 तक अपनी रिपोर्ट 5 टोटल वॉल्यूम्स में अपनी रिपोर्ट दी थी। उसके बेस पर 2006 में देश की एग्रीकल्चर पॉलिसी बनी थी। 2006 से लेकर के 2014 तक जो सरकार थी उस एग्रीकल्चर पॉलिसी के ऊपर तकिया लगा करके सो रही थी। 2014 से लेकर के 2019 तक मोदी जी की सरकार ने जो काम किया है उस काम के आधार पर स्वामीनाथन साहब ने खुद अपने से आर्टिकल लिखा है, देश भर के न्यूज़पेपर्स में छपा है कि किसी एक सरकार ने यदि देश के कृषि अवस्था को सुधारने के लिए सकारात्मक काम किया है तो वो मोदी जी की सरकार ने किया है। और उन्होंने खुद इस बात को लिखा है कि जो हमारी अनुशंसाएं थी उन अनुशंसाओं को समग्र रूप से लागू करने की दिशा में यदि कोई सरकार बढ़ी है और पहली बार ये लगता है कि देश का किसान के हित में सोचने वाली सरकार बनी है तो वो मोदी जी की सरकार बनी है। तो स्वामीनाथन साहब की रिपोर्ट का एक बार अध्ययन करने की आवश्यकता है और देश की सरकार ने जो निर्णय लिए उनका अध्ययन करने की आवश्यकता है। दोनों को आप साथ में रख करके देखेंगे तो अपने आप निश्चित रूप से आपके सामने जो है पिक्चर स्पष्ट हो जाएगी। सर अगर आपकी सारी बातें मान ली जाएं कि कृषि योजनाएं बहुत सुदृढ़ तरीके से लागू की गई हैं, किसानों की हालत कब बिल्कुल सुधर जाएगी? किसान कब कर्ज के बोझ से मुक्त हो जाएंगे? किसान कब आत्महत्या नहीं करेंगे? देखिए जिस तरह से हमने अप्रोच को बदला है, प्रोडक्शन सेंट्रिक अप्रोच को बदल करके इनकम सेंट्रिक अप्रोच किया और इस लक्ष्य के साथ में काम करना शुरू किया कि देश के किसान की आमदनी सुरक्षित हो, वो दुगनी हो। एक बार हम आमदनी दुगना करने में कामयाब हो जाएंगे तो ये कृषि के प्रति जो अरुचि पैदा हो रही है, जो आने वाले युवा जो है वो कृषि क्षेत्र की तरफ नहीं जाना चाह रहा है, इस सब से हमको बहुत बड़ी निजात मिलने वाली है। चलिए सर, कृषि समस्या के बराबर ही यदि कोई समस्या मुंह बाए खड़ी है तो वह है बेरोजगारी की समस्या। पिछले 45 सालों में सर्वाधिक बेरोजगारी रिकॉर्ड की गई है। आंकड़े बताते हैं कि जो बेरोजगारी का दर है वो अपने सर्वोच्च स्तर पर है। इस स्थिति को किस तरीके से देखते हैं? देखिए मैं ये मानता हूँ कि रोजगार केवल सरकारी रोजगार नहीं है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस देश में इसकी डेफिनेशन को बदलने की कोशिश की और उन्होंने हमारे देश को देश का युवा स्वरोजगारी बने इस दिशा में काम करना प्रारंभ किया। थ्रू स्किल डेवलपमेंट किया, थ्रू मुद्रा योजना के किया, थ्रू स्टार्टअप के किया, थ्रू स्टैंडअप के किया और इन सब के माध्यम से एक नया इकोसिस्टम एटमॉस्फेयर इस देश में लागू करने की दिशा में काम किया। यदि हम सेक्टर वाइज बात करें जी तो हर एक सेक्टर में जो इन्वेस्टमेंट बढ़ा है, जो जीडीपी ग्रोथ हमारी बढ़ी है, उस जीडीपी ग्रोथ ने जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हमारी ग्रोथ हुई है, इस सब ने जो है नए रोजगार के अवसर पैदा किए हैं जी। और नए रोजगार के अवसरों को हमको इस परिप्रेक्ष्य में भी देखना पड़ेगा कि 14 करोड़ नए मुद्रा लोन दिए गए। 14 करोड़ मुद्रा लोन में से 6 करोड़ लगभग मुद्रा लोन ऐसे लोगों को दिए गए जो पहली बार व्यवसाय कर रहे हैं। नए अकाउंट हैं जी, जो एग्जिस्टिंग अकाउंट थे उनका हैंडहोल्ड करके स्ट्रेंथन किया। उसमें भी निश्चित रूप से 2 आदमी काम कर रहे थे, उसकी जगह 4 एकोमोडेट हुए होंगे जी। लेकिन एक बिल्कुल नए जिन्होंने पहली बार रोजगार प्रारंभ किया, ऐसे 6 करोड़ नए युवा युवतियां थी। उसमें से 70% जो है वो डिप्राइव्ड कैटेगरी के थे, SC, ST, OBC, ऐसे लोग जो पीड़ित, वंचित, शोषित थे, वो नए एंटरप्रेन्योर बने। इस देश में नया एंटरप्रेन्योरशिप का कल्चर खड़ा हुआ है और इसलिए इन सब आंकड़ों की चर्चा करना। लेकिन सर आंकड़े तो ये भी बताते हैं कि सबसे ज्यादा स्टार्टअप्स क्लोज भी हुए हैं।
नहीं, पर आंकड़े ये भी बताते हैं कि इस देश में दुनिया के सबसे ज्यादा स्टार्टअप्स बन रहे हैं। आज हिंदुस्तान स्टार्टअप्स का हब बन रहा है। देखिए, स्टार्टअप का सक्सेस रेशियो जो है पूरी दुनिया में जो है उससे खराब भारत में नहीं है, उससे अच्छा भारत में। क्योंकि सर हमारी जनसंख्या भी तो ज्यादा है, आप इस बात को इग्नोर नहीं कर सकते। उससे आप इस बात को भी समझिए कि स्टार्टअप की जो सक्सेस रेट पूरी दुनिया में है उससे ज्यादा अच्छी सक्सेस रेट भारत में है। लेकिन सर आप यदि स्टार्टअप्स के सक्सेस रेट की बात करेंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट के जो डाटा आते हैं उनके ऊपर बात क्यों नहीं? तो एक तरफ तो हिंदुस्तान का मीडिया कह रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा हमारे पास में नहीं है, और दूसरी तरफ कह रहा है कि डेटा आ रहा है। मीडिया तो नहीं कह रहा है सर, मीडिया के लोग कह रहे हैं, मीडिया के मित्र कह रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा डिस्क्लोज नहीं कर रही है सरकार, और दूसरी तरफ कह रही है कि डेटा आ रहा है। मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि ये तो खुद सरकार के लोग क्यों है। ये तो खुद सरकार के लोग कह रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट एक समस्या नहीं है, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट का जो डाटा है वो एक समस्या है। तो ये समस्या उठकर खड़ी क्यों हुई? अनएम्प्लॉयमेंट का डाटा जुटाने की जिम्मेदारी भी तो सरकारी एजेंसियों की है। देखिए, उन सरकारी एजेंसियों का कामकाज क्यों बाधित हुआ? मैं एक बात बताता हूँ आपको जी। देश में आजीविका और इनकम इसके अध्ययन का जो है वो संस्थान कौन है? NSSO है जी, जो नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस है। वो हर 10 साल में जी इस तरह का डेटा कलेक्ट करता है जी, और 5 साल में जो है देश के इम्पैक्ट असेसमेंट करता है। 2013 में लास्ट असेसमेंट हुआ था जो 70th राउंड था। दैट इज एक्सपेक्टेड इन 2030 जो है अब 23 में वापस इस तरह का सर्वे होगा। तो हर साल का डेटा NSSO नहीं देता। लेकिन सर ये नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस का ही डाटा था जिसे नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन ने मंजूर करने के बाद 5 दिसंबर को हैंडओवर कर दिया सरकार को, लेकिन सरकार ने उस डाटा को पब्लिक नहीं किया, जो डाटा इस बात को इंडिकेट करती थी कि पिछले 45 सालों में बेरोजगारी सबसे ज्यादा है। वो मुझे इस आप जो बात कह रहे हैं इस बात से मैं इत्तेफाक नहीं रखता सर। ये तो जारी प्रेस रिपोर्ट्स जो हैं उन पे भी बात चल रही है। और जी सर, मैं बात करूंगा जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं वो डिमोलिश हो रही हैं। CBI और CBI के खिलाफ जो ऐसा आप मीडिया के मित्रों को लगता है जी, फेडरल स्ट्रक्चर डिमोलिश करने का काम बंगाल की सरकार ने किया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर CBI जांच कर रही है जी, और जांच को जिस तरह से रोकने का काम इस देश के फेडरल स्ट्रक्चर को तोड़ने के लिए के दिशा में जो काम जो है ममता बनर्जी की सरकार ने किया है कि निश्चित रूप से इस देश के भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। सर 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेशित किया CBI को कि भाई आप जांच कर सकते हैं। 2019 तक CBI सोई रही, उस मामले में कोई खास जांच पर तो हुई नहीं। मुझे लगता है जांच की जानकारी मुझे लगता है कि आप ये अपेक्षा करते थे कि आपके साथ में CBI को शेयर करनी चाहिए कि वो किन स्टेप्स में और कहां तक जांच कर रहे हैं। सर मीडिया तक तो बात आती ही 2019 के चुनाव जब मैं ये कह रहा हूं कि CBI की सारी जांच की रिपोर्टिंग शायद मीडिया को CBI को करना चाहिए, ऐसी अपेक्षा आप रखते हैं? अच्छा सर, मैं एक साधारण सा प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूँ। 2019 के लोकसभा चुनाव नजदीक हैं, ममता बनर्जी एक रैली करती हैं जिसमें अपोजिशन के सारे नेता मौजूद रहते हैं। योगी आदित्यनाथ को मना कर दिया जाता है, पश्चिम बंगाल में उनको रैली नहीं करने दी जाती है। उसी रात CBI और वेस्ट बंगाल पुलिस का टशल जो है वो सामने आ जाता है। तो क्या ये केवल और केवल चुनाव के परिप्रेक्ष्य में मेरे मित्र ना देखा मेरे एक मित्र एक दिन रेलवे स्टेशन पे गए थे अपनी पुत्री को छोड़ने जी। जब वहां पहुंचे थे तो ट्रेन रवाना हो गई थी। दूसरी बार वो अपनी पत्नी को रिसीव करने गए थे, वहां पहुंचे थे और जो ट्रेन प्लेटफॉर्म पे खड़ी थी वो उसी दिन संयोग से रवाना हो गई थी। तीसरी बार वो अपने एक मित्र से मिलने के लिए गए थे स्टेशन के सामने। जब स्टेशन के सामने खड़े थे तो संयोगवश ट्रेन रवाना हो गई थी। उन मित्र ने ये कंक्लूजन ड्राइव कर लिया कि मैं ट्रेन स्टेशन के पास पहुंचता हूं तो ट्रेन रवाना हो जाए। तो मतलब ये महज इत्तेफाक है, इसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं है सर? मैं ऐसा ही समझता हूँ। अच्छा सर, जो CBI के डायरेक्टर पद पर अभी ऋषि कुमार शुक्ला जी की अपॉइंटमेंट हुई है उसे कमलनाथ सरकार ने DGP के पद से हटा दिया था और उन्हें किसी और विभाग का चेयरमैन बनाया गया था DGP को। वो उसके कहीं ना कहीं जो लिंक्स हैं वो अजीत डोभाल के साथ सामने आते रहे हैं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक। तो मोदी सरकार पे ये भी आरोप लगते रहते हैं कि जो अपने फेवर के, अपने पक्ष के जो लोग हैं उनकी नियुक्तियां हो रही हैं। इस पर आप क्या कहना चाहिए? जो नियुक्तियां होती है वो किस पद्धति से होती है इसको आप अच्छी तरह से जानते हैं जी। और इस तरह के इंस्टीट्यूशंस की नियुक्तियों पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करके हम अपनी देश की व्यवस्थाओं के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं और इस तरह की नियुक्तियों पे प्रश्न चिन्ह खड़े करके हम देश को, जो पूरी दुनिया जिस देश को संभावनाओं के द्वार पर देखती है, मुझे लगता है कि उसके ऊपर भी प्रश्न चिन्ह खड़े। सर मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं वो भी उस नियुक्ति कमेटी के सदस्य थे और उन्होंने अपनी असहमति PM को दायर की है। उन्होंने असहमति दायर किया क्योंकि वो ये इंस्टीट्यूशन में डेमोक्रेटिक सिस्टम में मेजॉरिटी से डिसीजन होना चाहिए। उन्होंने अपने उस मेजॉरिटी के साथ में उनका इत्तेफाक नहीं था, उन्होंने डिसेंट फाइल किया। बाकी शेष लोगों की नियुक्ति, शेष लोगों का जब एक मत थे तो उसका निर्णय हुआ है। इसमें मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों पे तो विवाद इस देश में होना ही अपने आप में खराब।
सर, एक साल पहले सुप्रीम कोर्ट के जज मीडिया के सामने आए, ये आज़ाद भारत में पहली बार हुआ। सीबीआई के बीच आलोक वर्मा और राकेश अस्थाना के बीच जो टसल चला वो पहली बार इस देश ने देखा। आरबीआई के रघुराम राजन पहले, उसके बाद उर्जित पटेल ने तनावपूर्ण स्थितियों में इस्तीफा दिया, ये इस देश ने पहली बार। वो तनाव मुझे लगता है कि सिर्फ आप ही के साथ शेयर किया था उन्होंने। नहीं सर, ये तो तमाम देश जानता है सर, तमाम मीडिया रिपोर्ट। खैर, 2019 के चुनाव सर नजदीक आ गए। राहुल गांधी ने मिनिमम इनकम गारंटी की घोषणा की है। इस घोषणा को किस तरीके से आप देखते हैं? उन्होंने पहले जो राजस्थान में जाकर के, मध्य प्रदेश में जाकर के और छत्तीसगढ़ में जाकर के उनको लाखों किसानों को पहले अपनी उस घोषणा की जो इम्प्लीमेंटेशन हुआ है उसके बारे में जवाब देना चाहिए। लेकिन सर, जवाब तो सरकार ही नहीं दे रही है, विपक्ष कहाँ से देगी? नहीं, उनको जवाब देना चाहिए, उनकी सरकार है। वो जो घोषणा करके उन्होंने सरकार बनाई थी, उस घोषणा का इम्प्लीमेंटेशन कहाँ तक हुआ है पहले उसका जवाब दें, उसके बाद में दूसरी घोषणा। कर्ज माफी की जो घोषणा हुई थी वो तो लागू भी किया उन्होंने पहले ही। सिर्फ एक चिट्ठी निकालने से कर्ज माफी नहीं होती मित्र जी। कर्ज माफी बैंक में से जब खाते में से पैसा डेबिट होता है और उसके खाते में क्रेडिट होता है और बैंक अकाउंट में न्यूट्रलाइज होता है, तब होती है। चलिए सर, ऑपोजिशन पार्टीज आप लोगों पर आरोप लगाती है डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को डिमोलिश करने का, और ये आप लोगों के लिए सबसे बड़ी चुनौती बताती है। जो ऐसे लोग आलोचना कर रहे हैं जिन लोगों ने इस लोकतंत्र का गला घोटा है। ऐसे लोग आपके माध्यम से आलोचना कर रहे हैं जिन्होंने 75 से लेकर 77 तक काला कानून इस देश में लागू किया। ऐसे लोग आपके माध्यम से आलोचना कर रहे हैं जिन्होंने इस देश की संवैधानिक रूप से बनी हुई सरकारों को उखाड़ करके और जो है वो राष्ट्रपति शासन लगाए। ऐसे लोगों को मुझे लगता है कि लोकतंत्र की बात करने का अधिकार नहीं है, वो खो चुके हैं। सर, सोशल मीडिया पे जो अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी की बातचीत चल रही है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मुझे लगता है कि इस देश में, इस दुनिया में सोशल मीडिया पे कोई इमरजेंसी लगा ही नहीं सकता। लेकिन लगाने की कोशिश कोई लगा ही नहीं सकता। सोशल मीडिया पे लिखे हुए कहीं कोई इमरजेंसी नहीं लगा सकता। चलिए सर, 2019 का लोकसभा चुनाव, सबसे बड़ी चुनौती भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या है? मुझे लगता है कोई चुनौती नहीं है। मीन्स आपको लगता है कि पहले की तरह पूर्ण बहुमत? निश्चित रूप से पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी जी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का लक्ष्य है कि अब के बार 400 के पार, और हम निश्चित रूप से उस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। चलिए सर, कांग्रेस या फिर गैर कांग्रेसी विपक्षी गठबंधन, दोनों में से ज्यादा बड़ी चुनौती क्या? रामायण पढ़ी है, जिसमें एक कथा आती है कि जब सीता का स्वयंवर हो रहा था तब सब राजाओं ने एक एक करके धनुष उठाने की कोशिश की जी। जब नहीं उठा पाए तब सारे इकट्ठे होके और सबने एक साथ उठाने की कोशिश करने लगे। राजा जनक ने पूछा कि तुम उठा तो रहे हो, मुझे बताओ कि अगर मिल करके उठा लिया तो सीता का स्वयंवर कौन करेगा? तो उन्होंने कहा कि फिर हम उसके बाद में लड़ेंगे, जो मर जाएंगे, जो बच जाएगा वो स्वयंवर करेगा। मुझे लगता है कि वो जो सारे लोग इकट्ठे हुए हैं, पहले ये तो प्रश्न का जवाब दें कि उनमें से प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कौन है। चलिए, जिस दिन इस बात पे निर्णय हो जाएगा उस दिन इन सब चीजों पे भी, आगे वाली चीजों पे भी बातचीत करना मुझे लगता है। आपने सर रामायण का जिक्र किया, मैं जाते जाते आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूंगा राम मंदिर के बारे में। राम मंदिर एक भावनाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा था। 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और उत्तर प्रदेश में जब योगी आदित्यनाथ की सरकार चुनी गई तो इस बात का काफी हो हल्ला हुआ कि अब राम मंदिर बन जाएगा। राम मंदिर कार्यकाल खत्म होने को है, दिख नहीं रहा है बनता हुआ, क्या टेक है? भगवान राम हमारे लिए आस्था का विषय है जी। भगवान राम हमारे लिए श्रद्धा का विषय है। भगवान हमारे लिए मर्यादा की पराकाष्ठा का चुनाव का विषय भी है सर। भगवान राम हमारे लिए कभी राजनीति का विषय न था और न है जी। लेकिन हम आज भी संकल्पबद्ध हैं, कल भी संकल्पबद्ध थे और कल भी संकल्पबद्ध रहेंगे कि राम मंदिर बनेगा, उसी स्थान पर बनेगा और उसी स्थान पर हम राम मंदिर बनाएंगे। लेकिन साथ ही में इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में हम संविधान के साथ में बंधे हैं, कानूनी मर्यादाओं के साथ में बंधे हैं, लेकिन इस बात की भी अपेक्षा करते हैं कि उच्चतम न्यायालय देश के ऐसे करोड़ों 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 लोगों की भावनाओं का ख्याल रखते हुए इसको तुरंत निर्णय करे। और ये जो राजनीति कांग्रेस कर रही है, जिस तरह से वकीलों की फौज खड़ी करके बार बार इसको रोकने की कोशिश कर रही है, मुझे लगता है कि देश की जनता, बहुसंख्यक जनता के सब्र का बांध छलक न जाए, इस बात का मुझे डर लगता है। लेकिन जो कमिटमेंट पहले था, जो कमिटमेंट आज है, वही कमिटमेंट रहेगा कि हम राम मंदिर बनाएंगे और उसी स्थान पर बनाएंगे। अगर 2019 में जीत गए तो 2024 तक राम मंदिर बनेगा? लेट द कोर्ट डिसाइड, बनेगा ही। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। हमारे साथ है गजेंद्र सिंह शेखावत जी, जिन्होंने देश के सभी ताजा मुद्दे पर बेबाक राय रखी। आप जुड़े रहिएगा हमारे साथ और देखते रहिए मॉलिटिक्स।